आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के किसके बाद आया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन उसमें ड्रॉबैक्स तो है, तो ड्रॉबैक्स को काउंटर करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल आया है। तो बोर एटॉमिक मॉडल में जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर एटॉमिक मॉडल दो थ्योरीज को इंटररिलेट करके बना है। पहला थ्योरी बोर एटॉमिक मॉडल में किस थ्योरी का इंटररिलेशन हुआ है? इंटररिलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जबकि बोर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ये एक ड्रॉबैक भी है कि बोर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसे आप इंटरलेट किए हैं क्वांटम और क्लासिकल लॉज को। तो खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर एटॉमिक मॉडल इस दोनों थ्योरीज को इंटरलेट किए थे। बोर एटॉमिक मॉडल इन दोनों के कोलैबोरेशन से ही बना है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर एटॉमिक मॉडल का, कि बोर एटॉमिक मॉडल का जो भी पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बात समझ में आई? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब कि जो भी स्पीशीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन हो, वैसे स्पीशीज को हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका मतलब कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 10 पे प्लस चार्ज लगा दें तो इसका मतलब इसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम में 91 प्लस लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरेनियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो यूरेनियम में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 92। तो उसमें से 91 प्लस मतलब 91 इलेक्ट्रॉन्स किसी को ये डोनेट कर दिया है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हीलियम में प्लस 1 चार्ज लगा हुआ है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मतलब कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो इसके पास कितना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इस तरीके से ये सारा स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। दुनिया में जो भी 1 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है, जिसमें भी जिस भी स्पीशीज में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी के लिए ही बोर एटॉमिक मॉडल का सारा पोस्टुलेट वैलिड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है ही नहीं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे साथ में लिखा जा सकता है कि बोर एटॉमिक मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि बोर अज्यूम्ड यहां तक समझ में आया। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है वो हम लोग समझ गए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ही हो जिस स्पीशीज में, उसी में बोर एटॉमिक मॉडल का सारा पोस्टुलेट वैलिड है। जो अगला पॉइंट है ये है कि बोर अज्यूम्ड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, लेकिन हम बोर किस नेचर को सिर्फ अज्यूम किया है? पार्टिकल नेचर को अज्यूम किया है, तो वेव नेचर को अज्यूम नहीं किया है। इसका मतलब कि ये पॉइंट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी है जो पढ़ना है, हम लोग को नॉलेज में रखना है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये जानना है कि ये ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक का मतलब कि इसका बुराई भी हम लोग कर रहे हैं कि बोर सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही अज्यूम किया है, वेव नेचर को क्यों नहीं अज्यूम किया है। ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो साथ साथ हम लोग ड्रॉबैक भी देख रहे हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देख रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि बोर बहुत सारा जो रदरफोर्ड का पोस्टुलेट था उसको अज्यूम किया था। बोर जैसे रदरफोर्ड माना था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होता है, सर्कुलर पाथ होता है, वो सारा कुछ अज्यूम किया गया था। तो बोर अज्यूम्ड many Rutherford postulates
रदरफोर्ड का बहुत सारा पोस्टुलेट्स अज्यूम किया हुआ था। बोर अज्यूम मेनी रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स, जैसे क्या क्या, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एटम में, वो बोर एक्सेप्ट किया था कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है जिसको ऑर्बिट कहते हैं। सर्कुलर पाथ होता है जिसको, सर्कुलर पाथ होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, इसको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। ये सारा पॉइंट जो रदरफोर्ड कहा था वो बोर भी एक्सेप्ट किया था। तो ये इस चीज को हम लोग डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, एटम का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि बोर ऐसा क्या अलग सा कह दिया जिसकी वजह से बोर एक इम्पोर्टेंट मॉडल बन चुका था। जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट है। जो पांचवा पॉइंट समझाने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जो हम लोग पढ़े थे कि रदरफोर्ड एटम का स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। एटम का स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। क्यों? देखो उस वक्त क्या हुआ था कि मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल कहे थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब जिसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है टाइम के हिसाब से। जैसे देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस चारों तरफ। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो ये सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, और ये चार्ज पार्टिकल तो है ही इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो मैक्सवेल कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा मोशन में है तो ये हरदम रेडिएशन इमिट करते रहेगा। अब रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी होता है। अब रेडिएशन इमिट करते रहेगा तो फिर एक समय आएगा जब इसके पास एनर्जी रहेगा ही नहीं। जब एनर्जी रहेगा ही नहीं तो फिर ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। उस हिसाब से जब सारा इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन इमिट होते रहेगा, सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्लंज होते रहेगा, गिरते रहेगा, तो फिर तो एटम तो कोलैप्स कर जाएगा। तो एटम का स्टेबिलिटी कहां से आएगा? एटम का स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो मैक्सवेल ये कहा कि एटम का स्टेबिलिटी है क्यों? जब एटम एग्जिस्ट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूक्लियस में गिरता होगा। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जा रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन एटम क्यों स्टेबल है। अब इसका जो काउंटर है एटम का स्टेबिलिटी, तो इसको बोर कैसे डिफाइन करता है? बोर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब इंटीग्रल मल्टीपल देखो, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझना है हम लोग को कि बोर बोला एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। रेडियस क्या है? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वहां से रेडियस, न्यूक्लियस से उसका दूरी, ये रेडियस। ये क्या है? n। इसका वैल्यू या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, इस तरीके से। और h/2π है। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। 2π तुम लोग जानते ही हो। तो जब जिस इलेक्ट्रॉन, बोर बोला इलेक्ट्रॉन विल मूव in that orbit, electron will move in that orbit in which angular momentum mvr is integral multiple of h/2π। अगर जो भी सर्कुलर पाथ इस फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो उस जबकि हर सर्कुलर पाथ में, जिस भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हर सर्कुलर पाथ इस वाले इक्वेशन को फॉलो करता है। तो इसीलिए जब जो भी सर्कुलर पाथ इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, उस सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उससे रेडिएशंस बाहर नहीं निकलेगा। रेडिएशन अगर इलेक्ट्रॉन का बाहर नहीं निकलेगा तो उससे क्या पता चलता है हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्लियर? तो इससे पता चलता है एटम का स्टेबिलिटी। एटम स्टेबल क्यों है? एटम स्टेबल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन एमिट नहीं होगा। क्यों नहीं एमिट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है s/2π। इससे पता चलता है कि एटम का स्टेबिलिटी क्यों है। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको काउंटर कर देंगे। इसी फार्मूला को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जब जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में जब जब घूमेगा तो उसका एनर्जी कांस्टेंट होगा। एनर्जी उसका एमिट ही नहीं होगा तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि एक मिनट पॉज करो।